हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है उनको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बारी है इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इनका दीर्घ उत्तर प्रश्न होगा, फिर इसका जो लघु उत्तर प्रश्न उनको देखेंगे। मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये सारा प्रश्न हम 2009 से लेकर 2025 के एग्जाम में जो पूछे गए हैं इस बीच, वो सारे प्रश्न हम इसमें ऐड किए हैं। मैं गारंटी कहता हूं कि इस चैप्टर यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जो भी प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। इतना मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। बस आपके पास टाइम होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए, और ईमानदारी पूर्वक आप इस वीडियो को देख लिए तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछेगा आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्यारा बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? जो वेस्ट इंडीज है उसमें संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1958 में, 1962 में, 1973 में, 1975 में। क्या होगा मेरे बच्चों इस प्रश्न का राइट उत्तर? उत्तर नंबर आपका ए होगा 1958। क्या होगा मेरे बच्चों? 1958। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, टाका किस देश की मुद्रा है? काफी सरल सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। आप देख सकते हैं 2023 में, हो सकता है कि 2026 में ये प्रश्न आपका छप जाए। सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। मेरे बच्चों, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता आपके एग्जाम में, वही प्रश्न पूछते हैं जो आपके बुक में है, और वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। यानी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आपका सिलेबस से। सिलेबस में ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको पढ़ना है। बस आपको पढ़ने के लिए क्या करना है? एक अच्छे माध्यम चुनना है। आपके लिए मैं आया हूँ यूएस क्लासेस में, आपको फ्री ऑफ कोर्स सुपर बैच में आपको पढ़ाऊंगा। एक भी पैसा नहीं देना है, यूट्यूब पर ही पढ़ना है। बस आपको क्या करना है, ये सारा पीडीएफ आपको हमारे ऐप से यानी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक। क्या होगा मेरे बच्चों, यानी जैसे भारत में क्या चलता है रुपया, उसी तरह बांग्लादेश का जो मुद्रा का नाम है, पैसा का नाम है, वो क्या है? टाका। वहाँ टाका बोला जाता है उसका, इसीलिए बांग्लादेश में टाका चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? मेरे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने, यूरोपीय संघ ने, आसियान। इस प्रश्न को गलत नहीं करना है मेरे बच्चों। 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मनाने की घोषणा की थी। कब मेरे बच्चों? 1975 में। क्लास 10 तक अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे मेरे बच्चों, समाजवाद और एवं साम्यवाद, उस चैप्टर में ये चीज आपका दिया हुआ है। इसीलिए प्रश्न कहां से आया? आपके बुक से। फिर बच्चों कहां से? आपके बुक से। इसीलिए आपको बुक को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा की थी। चलिए अब महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघों में एक साथ आने का उदाहरण है? क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण है? ऑप्शन आपका निम्न प्रकार है, देख सकते हैं। भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका भारत। क्या होगा प्यारे बच्चों? भारत। चलिए सारे प्रश्न को रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका प्यारे बच्चों, उसको याद करना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कॉल आ रहा है सर का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका 5, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? आपसे प्रश्न पूछा है, देखिए 2022 में। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। फटाफट बताइए क्या पूछ रहा है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं मेरे बच्चों? राष्ट्रपति। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, क्या होते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई, याद रखना इस प्रश्न को, क्या होती है? राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश यानी आजाद कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। बांग्लादेश को आजादी कब मिला था? ऑप्शन है 1959 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। फटाफट बताइए इस प्रश्न का, देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे रहे हैं। फटाफट बताइए मेरे बच्चों, इसका इंतजार करें। थोड़ा सा सर को मैसेज कर देते हैं कि सर क्लास ले रहे हैं। हमारे सर जो है डायरेक्टर सर स्कॉलर सर निपुणिया का, उनका कॉल आ रहा है, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं सर। चलिए क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, क्षमा चाहते हैं सर।
चलिए, इस प्रश्न का उम्मीद करते हैं कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे। मैसेज जा क्यों नहीं रहा रे? चलिए, थोड़ा व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। मेरे बच्चों, इन लोग का जवाब दीजिए फटाफट, जब तक मैं आपके साथ आता हूँ। थोड़ा सा आपके लिए माजरत चाहते हैं, क्षमा चाहता हूँ। चलिए चलिए, अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, यानी इन्होंने एक आज़ाद देश बना लिया था। क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश किसके अधीन था, ये पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान से फिर अपनी आज़ादी का मांग किया और 1971 में इन्होंने अपना देश को आज़ाद किया। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान का कब अंकित किया था? यानी जो गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, गणतांत्रिक संविधान को कब अंकित किया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। क्या होगा मेरे बच्चों? यानी 26 जनवरी को जो आपके है, क्या बच्चों, 26 जनवरी 1950 को हमारे जो संविधान है पूर्ण रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। और ये बताएंगे संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और संविधान का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे और संविधान का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये सारे जो हम बताए हैं आपको, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वो सारे प्रश्न आपके पूछेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेरे बच्चों, क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। क्या है, 15वीं लोकसभा में महिला आयोग ने कितनी भागीदारी, महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन है आपका मेरे बच्चों 10.86, 12.20, 13, 24। कितना है मेरे बच्चों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 10.86%। ठीक है, कितना होगा, 10.86। चलिए, 15वीं 16वीं कब है उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, महिला का कितना भागीदारी था ये भी आप लोग बताएंगे। यानी 16वां में कब था मेरे बच्चों, 17वां में कब था और 18वां में कितना है, ये सारा आप बताएंगे। ठीक है, इनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि कितना है। चलिए, भारत इसमें ऐड कर दी है वो सारा चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताइए, कहाँ महिलाओं के आरक्षण है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्था में? कहाँ पर बच्चों, पंचायती राज संस्था में क्या है, महिलाओं की भागीदारी है। ये प्रश्न देखिए कितना फेवरेट है, आप देख सकते हैं कितने बार ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं यानी आपके एग्जाम में। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 10 है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित कैसा होता है मेरे बच्चों? धर्म के आधार पर एक दूसरे व्यक्ति दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए क्या होता है, इधर उधर बात बोलती है, जिससे क्या होता है, आपस में लड़ाई हो जाता है या तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। कोई भी राजनेता क्या होता है, इस धर्म को बदनाम करता है, उस धर्म को, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जिससे जनता आपस में क्या होता है, भेदभाव करने से इस तरह का दंगा होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, अभी हम इसका जिक्र किए थे, वो आपके पास आ गया है, बताइए फटाफट क्या है। 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 8 मार्च। कब है बच्चों, 8 मार्च। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यानी वर्तमान समय में जो नेपाल में है कैसा, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, इनमें से कोई नहीं। क्या है फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है, अभी जो प्रजन में लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र वहाँ पर है वर्तमान में, कहाँ, नेपाल में। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देशों के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताइए, कौन सा दिया गया मेरे बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर बच्चों समानता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा। क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। सत्रों में क्या दिया है बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछे गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है फिर बच्चों, हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे? यानी निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद विरोधी नहीं थे, पूछ रहा। क्या है पूछा, नहीं थे। ठीक है बच्चों, नहीं थे। चलिए, थोड़ा सा प्रश्न का, चलिए कौन था, नहीं थे पूछ रहा है, तो थे का मतलब थे, कौन थे, ये थे किंग मार्टिन लूथर भी थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कोलिंस, ये दोनों के व्यक्ति थे जो रंग विरोधी का भेदभाव होता था उनका सपोर्ट यानी विरोध करते थे, और जो होना चाहिए
ये क्या भाई साहब, जेड गुड्डी साहब, ये चाहता था कि रंग विरोधी यानी रंग के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, चमड़ी का जो स्किन का चमड़ी है उसके आधार पर भेदभाव होना चाहिए। इन लोग का कहना था नहीं होना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है कि कौन विरोधी नहीं थे, यानी इसका मतलब ये सपोर्टर थे। तो क्या होगा फिर बच्चों, ये जो जेडी गुड्डी साहब ये सपोर्टर थे। ये सारे व्यक्ति बहुत अच्छे थे जो समाज सेवक थे और लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। चलिए सत्ता में साझेदारी क्यों चाहिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये विविधताओं को अपने समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। बताइए फटाफट क्या होगा फिर बच्चों, इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा सही क्या मतलब है, ये विविधताओं के अपने पर समेट लेती है, क्या करती है फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये विविधता को जो है अपने में समेट लेती है, ये कारण है सत्ता में साझेदारी का सही। क्यों, इसका रीजन यही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित होता है। जो सांप्रदायिक राजनीतिक होता है वो किस में आधारित होता है, ऑप्शन है एक दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, अभी हमने बताया था, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। एक धर्म के अनुयायी और समुदाय को बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर, बिल्कुल नहीं, ये होगा। क्या होगा, अपने आप धर्म को क्या बनाना फिर बच्चों, सर्वश्रेष्ठ, कि मेरा ही धर्म मेरा ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ, इसी में सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर है आपका 17, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, फटाफट बताइए क्या होगा। ऑप्शन है ये धर्मों के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजनीतिक धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है। फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा कथन संविधान के, भारतीय संविधान के लिए क्या लिखा हुआ, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की क्या है, आज़ादी है, आपको मन हो जो भी धर्म को अपनाने का वो मना सकते हैं, कोई भी रोक ठोक नहीं है, यही हमारे भारतीय संविधान इजाज़त देती है। क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो करेक्ट होगा फिर बच्चों। चलिए आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में, देख सकते हैं, हल्के में कोई भी प्रश्न को नहीं लेना है, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है फिर बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, जब हम लैंगिक की बात करते हैं तो हमारा उससे क्या होता है आशय, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता की भूमिका, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार ना मिले, या बाल और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है फिर बच्चों, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है। क्या होता है, जो हमारे समाज में हम जब लैंगिक विभाजन करते हैं जनरल के अनुसार करते हैं, किसमें, जैविक, यानी जो उसकी जन्म के आधार पर उसका जो होता है वो स्त्री है पुरुष है उसके आधार पर हम लोग बांटते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को बताना है इंडिका पुस्तक के पुस्तक कौन है, मेघस्थनीत है, या कमल किशोर शर्मा है, या SM सिंह है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा फिर बच्चों, मेघस्थनीत साहब थे इंडिका पुस्तक के, और ये किसके राजदूत बनाए गए थे और किसके दरबार में आए थे ये आपको बताना है, ठीक है फिर बच्चों। और ये कहाँ के रहने वाले थे ये भी कमेंट करेंगे, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। क्या है फिर बच्चों, नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है, नहीं होता है, नहीं अगर आ गया तो निगेटिव प्रश्न है, तो आपको उत्तर भी क्या होगा इसका, निगेटिव ही होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की क्या होती है, छाया राजनीतिक पर पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों जाहिर करनी चाहिए, यह आपसे पूछ रहा है। या लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को हल करने का क्या होता है, इच्छा तरीका होता है। या लोकतंत्र क्या पूछ रहा है, या लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंड करना, समाज के आधार को, ये आपसे निगेटिव पूछ रहा है। तो यहाँ सब तो क्या लगता है, लोकतंत्र विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को शांतिपूर्ण जाहिर करना संभव है, अच्छी बात है। लोकतंत्र पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक और विभाजनों की छाया राजनीतिक प्रति, ये भी बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ क्या कर रहा है, लोकतंत्र के सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज का विभाजन, बिल्कुल गलत। ये राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपके क्या होगा फिर बच्चों, डी होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न है, समाज को विखंड नहीं करते हैं लोग, समाज को और जोड़ते हैं ना कि अलग बांटते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है बिहार की साक्षरता दर क्या है। ये आपसे पूछ रहा है बिहार की साक्षरता दर क्या है प्यारे बच्चों, 40%। ये जो बिहार की साक्षरता दर है 2001 के अनुसार आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। और 2011 में क्या है, इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। 2001 के बारे में पूछ रहा है, ये जो ऑप्शन दिया है आपका 2001 के अनुसार क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, 40% या 47% या 49% या 50%। बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, 47% उस वक्त क्या थी, बिहार की साक्षरता दर थी। चलिए थोड़ा सा हम लोग 2011 के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। 2011 में ये आप देख सकते हैं हम लिख दिए हैं, इसको आप लोग देख लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर की बात करें तो बच्चों 61.8% है। कितना है, 61.8%। इनमें से पुरुषों की अगर साक्षरता दर बात करें 71.2% और महिलाओं की साक्षरता की दर की बात करें 51.5%। क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार ये भी पूछ ले महिलाओं के भारत में साक्षरता दर कितनी है, पुरुषों की कितनी है। पुरुषों की कितनी है, 71 पॉइंट मेरे बच्चों 2%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं बनते हैं। और टोटल कितनी है मेरे बच्चों, 61.8%। कितनी है, 61.8%। और ये बताना है कि बिहार के सबसे कम पढ़े लिखे जिलों में कौन आते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों में जिलों में कौन आते हैं, सबसे साक्षरता दर किस जिला का है, सबसे कम न्यूनतम किस जिला का, इसके बारे में बताना है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, इसके बारे में डिस्कस करना है। बताइए किसकी है, 35 होगी या 25 होगी या 59 होगी 65। कितना है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, जो 15वीं लोकसभा में है महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, 59 थी। कितना मेरे बच्चों, 59 महिला जो है वो 15वीं लोकसभा में संख्या थी उनकी महिलाओं की सदस्य। मेरे बच्चों जैसे 540 सीट जो है उनमें से कितना है मेरे बच्चों, 59 महिला गई थी। चलिए अगला है, यहाँ आप देख लीजिएगा, हम इस पर ये कर दिए हैं कि हो सकता है कि आपको ये 15वीं आसपास में पूछा था। अब 15वीं से लेकर 18वीं तक महिला सदस्यों की संख्या स्पष्ट रूप से हम यहाँ आपको डिस्कस करते हैं। 15 में कितना था, 2009 से 14 के बीच 59। ठीक है, ये लगभग प्रतिशत की बात करें तो कितना है मेरे बच्चों, 10.7%। अगर प्रतिशत की बात करें, अगर संख्या की बात करें तो 59 और प्रतिशत की बात करें तो लगभग इतना संख्या 10% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। और जो 16वीं में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा। और 16वीं में 2014 से 19 के बीच 64 महिला थी। अगर लगभग प्रतिशत की बात करें तो 11.4% थी। ठीक है बच्चों, इसकी भागीदारी महिलाओं की। उसके बाद 17वीं लोकसभा 2019 से 24 के बीच इसकी अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 78 महिलाएँ थी और संसद में, और लगभग 14% इनकी प्रतिनिधित्व थी। चलिए अब 18वीं जो अभी जो वर्तमान में है 18वीं 2024 में जो चल रहा है मेरे बच्चों, इसमें 74 देख सकते हैं, यहाँ 78 यानी 4 महिलाओं की संख्या गिर गई रिकॉर्ड। यानी आप कितना आ गया परसेंट में, 13.6% में आ गया मेरे बच्चों। अभी आपको ये बताना है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, स्पीकर का नाम क्या है और नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है उनका नाम क्या है, आपको ये बताना है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, उसका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए बिहार के जो विधानसभा है उसके स्पीकर कौन है, अगर जो जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला है मेरे बच्चों, 2001 जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षरता, यहाँ क्या पूछ रहा है, भारत का मेरे बच्चों 2001 में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। महिला की अगर प्रतिशत की बात करें तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 54%। कितना मेरे बच्चों, 54%। कितना, 54% होगा इसका जो महिला है मेरे बच्चों, कितना, 54%। क्या होगा, 54%। क्या हो गया इसको, चलिए चलो फिर बच्चों कितना है, 54%। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है 2001 की जनगणना के अनुसार कुछ हम डाटा यहाँ आपको दे दिए हैं। भारत में हमने अभी जो आगे डिस्कस किया था वो बिहार का 2001 में जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर की बात करें तो कितना है मेरे बच्चों, 64.8%। इसकी साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर बात करें 75.3 है। क्या है मेरे बच्चों, 75.3%। अगर हम महिलाओं की साक्षरता 54.16, कितना है मेरे बच्चों, 54.16% है। इसका मतलब 2001 में जो भारत में से क्या था, 100 में से लगभग 54 महिला क्या थी, पढ़ी लिखी मतलब कुछ पढ़ लिख सकता था। साक्षर का मतलब होता है
कुछ वो अपना नाम वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ सकता है वो अच्छे से, जब उसके बाद डिग्री वगैरह नहीं, ये डाटा, ये नहीं कि वो शिक्षित हो। साक्षर और शिक्षित में क्या होता है अंतर पे बच्चों? साक्षर होता है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले। और 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर देख सकते हैं 74.4% है, यानी कुल अगर बात करें 74, और जिनमें पुरुषों की जो है 82.14%, कुछ देख सकते हैं बढ़ा है, और महिलाओं में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। टोटल है 64.46%। क्या है ये? है आपका 2011-2001 की जनगणना के अनुसार। आपको पूछ सकता है इनमें से कुछ भी, तो इसीलिए सारे प्रश्न को हम ऐड कर दिए हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। श्रीलंका की आबादी में तामिलों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। कितने हैं फिर बच्चों? ऑप्शन है 74, 18 या 13 या 28। कितनी है फिर बच्चों? फटाफट बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा बच्चों? बी, 18%। कितना है? 18%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। डरबन में नस्ल विरोधी जो है 1980 में, या 1990 में, या 2001 में, या 2009 में। कब हुआ था फिर बच्चों? कब हुआ था? 2001 में हुआ था। कब हुआ था फिर बच्चों? 2001 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कब होगा फिर बच्चों? कब होगा? चलिए कब होगा? 2001। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? अमेरिका में जो मेरे बच्चों अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था, ये आपसे पूछ रहा है। 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में। कब मेरे बच्चों? 1966 में उभरा था। कब उभरा था? 1966 में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न का आपको उत्तर याद होगा। अगर उत्तर याद नहीं तो याद करने का कोशिश करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है प्रिय बच्चों। चले, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा, जो श्रीलंका देश में वो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली कौन सी है? सिंहली है, तमिल है, हिंदी है, फ्रेंच है। क्या है प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सिंहली। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, सिंहली। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। प्रश्न नंबर है आपका 28। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी थी? तो ऑप्शन है आपका ब्रुसलेस, या मर्चटेम, या बोलमिया, या आपका है मोन्स। क्या होगा पर बच्चों? मर्चटेम जो है उसमें क्या क्या था शहर में, जो ये स्कूल है फ्रेंच बोलने में रोक लगा दी थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको देखेंगे थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में सबसे ज़्यादा किस समुदाय की आबादी है? हिंदू है, या मुस्लिम है, या सिख है, ईसाई? आपको पता होगा बच्चों भारत है वो हिंदू समुदाय की सबसे ज़्यादा क्या है? संख्यक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। जो तमिल है वो किस क्षेत्र में रहते हैं? आपका है उत्तर पूर्वी प्रांतों में, या पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, या पश्चिम उत्तर प्रांतों में, या दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। किस में बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में। किस में बच्चों? उत्तरी पूर्वी प्रांतों में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है बच्चों 31। काले दास्तान और बंधी हुई मुट्ठी का प्रतीक, यानी काले दास्तान है और बंधी हुई मुट्ठी का प्रतीक क्या है, यानी चिन्ह क्या है, वो किसको संकेत करता है, किसकी ओर इशारा करता है, ये आपसे पूछा। सफेद शक्तियों का, या नीले लोगों की शक्तियों का, अवैध शक्तियों का, या सभी शक्तियों का? क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा, असवैध शक्तियों का वो प्रतीक है बच्चों। किसका? असवैध शक्तियों का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है किसका? हिंदू राज्य को, या धर्मनिरपेक्ष सापेक्ष, या बहु या निरपेक्ष? भारत संविधान के अनुसार भारत को कैसे ये हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है, या धर्म सापेक्ष राज्य, या बहुभाषीय राज्य, या धर्मनिरपेक्ष? भारत का कोई भी धर्म नहीं है प्रिय बच्चों। धर्म क्या था? भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। सभी को सभी धर्म का मानने का अनुमति है, जिसको जो धर्म अच्छा लगे उस चीज़ को। भारत का कोई भी, हमारा देश का कोई एक जो धर्म होता है वो नहीं है कि इसी धर्म को पालन करना। चलिए इनमें से किस संस्था ने महिला आयोग को 50% यानी 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा, या स्थानीय पंचायती राज संस्था, या विधानसभा, या राज्यसभा? मेरे बच्चों किसमें? स्थानीय पंचायती राज संस्था में 50% महिलाओं को क्या है? आरक्षण है। चलिए अगला प्रश्न, इसीलिए आप देख सकते हैं जो महिला वगैरह क्या होती है, ज़्यादातर आपके मुखिया, मेंबर, ये सब का होता है फोटो, पर उसका काम कौन करता है? पति वगैरह।
क्योंकि आपको पता होगा सीट होता नहीं है, जिसके वजह से महिला को उतारना इन लोग का क्या होती है, मजबूरी होती है। यानी उनको अच्छे काम के लिए या भागीदारी होगी तभी वो क्या करेंगे, महिला शक्तिकरण का एक तरह का अच्छा होगा। निम्नलिखित देशों में किसी धार्मिक एवं जाति पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान हुआ है? बताइए। भारत को, न्यूजीलैंड को, या यूगोस्लाविया को, या बेल्जियम को? किसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित देशों में किसी धार्मिक एवं जाति पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंड का परिणाम, यानी विखंडन का, यानी उसको बांटने का, अलग होने का परिणाम का भुगतना पड़ा है। तो क्या होगा, यूगोस्लाविया को इसका परिणाम भुगतना पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। फिर बच्चों एक इन्फॉर्मेशन देना था, अगर आपके कोई भी दोस्त हो, भाई बहन हो, अगर वो चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर से तैयारी करना, यानी वो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे कोचिंग की तलाश में है, तो आपको घबराना नहीं है। हमारा एक ऑफलाइन सेंटर है जिसका नाम है स्कॉलर्स जर्नी पुणे, जहां हम पिछले 5-6 सालों से बिहार बोर्ड के बच्चे को अच्छे तैयारी करवाए जाते हैं और अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, और हमारा बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। आप देख सकते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर आइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा, और आप पता भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका एड्रेस पता करना है तो ये पूर्णिया के हजरतगंज लाइन बाज़ार एक जगह है, वहाँ हमारी कोचिंग संस्थान है, जहाँ आपको फुली ऐसी क्लासरूम मिलेंगे, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन सुविधा, आपको सारा लाइब्रेरी वगैरह जो बच्चे को सुविधा हो पढ़ाई के, वो सारा चीज़ फैसिलिटी आपको हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग फैकल्टी भी है। हर सब्जेक्ट लगभग आपको जितने भी सब्जेक्ट क्लास 10th में और 9th में, क्लास 8 में है, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग टीचर की सुविधा। ये आप हमारे पूर्णिया के सबसे अच्छे कोचिंग में से एक गिना जाता है। आप, हम नहीं, ये हमारे बच्चे और आप कहते हैं। अगर एक्वेन नहीं हो तो एक बार हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, 62 027 68 321, और आप ऑफिस आइए और सारा इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्लास 6 से पहले बच्चों 12 तक हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपको इसी यूएस क्लास में सारा चीज़ मिलेगा। और एमयू की अगर आप तैयारी करते हैं और जामिया वगैरह का, तो आप भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। 9th और 6 का भी बैच स्टार्ट है, और क्लास 10th का न्यू जो बैच है इवनिंग पे बच्चों, ये स्टार्ट है मतलब 2:30 बजे से पे बच्चों लेकर 6, 6:30 बजे तक क्लास होती है। नया बैच है, फ्रेश बैच है। अगर जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमको तैयारी करनी है, छूट गया है, कैसे करें, तो 0 से शुरू है, आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यूगोस्लाविया जो है, ये क्या है, एक देश है जहां इसको धार्मिक और जाति के आधार पर पहचान के नुकसान हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? क्या पूछ रहा है, किस देश में विकसित की गई है? बेल्जियम में, या नेपाल में, या श्रीलंका में, भारत में? किस में बच्चों? बेल्जियम में। किस में? बेल्जियम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर क्या है फिर बच्चों, उसको ध्यान देते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसे है जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? आपसे पूछ रहा है, जो दलित वगैरह थे, आदिवासी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके लिए कोई उत्थान के नाम पर नहीं आता है? काम किए हैं पर उनके ज़्यादातर रिलेटेड नहीं है। ज्योतिबाई जो फूले हैं, इन्होंने दलित के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और पेरियार रामस्वामी नायर ये भी बहुत काम किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इससे कोई इनका मतलब है दलित के लिए उत्थान से संबंधित कोई कार्य ऐसा नहीं किए हैं जो इनको ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला है, सत्ता की साझेदारी के आधारित आवश्यकता कहाँ पड़ती है? आपसे पूछ रहा है क्या है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्यों में, या क्षेत्र विभाजन वाले छोटे राज्यों में, या जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज? क्या पूछ रहा है, सत्ता की साझेदारी में एकाधिक आवश्यक कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार बटे हुए समाज। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से नहीं है, ये आपसे पूछा। नहीं है कौन है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, या सरकार के निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए? क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो है इस प्रश्न का बी होगा प्रिय बच्चों। क्या होगा, सत्ता के साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से नहीं है। ये जो कारण है निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए नहीं है, सिर्फ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उसका जो कार्यकाल है उनको पूरा कर लिए, यही है।
ये आपका अधिक से अधिक लोगों को, समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए ये होनी चाहिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के स्थापित के लिए होनी चाहिए। ये है मेन कारण। चलिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। कथन कौन सा है? सामाजिक विभाजन। क्या पूछ रहा है बच्चों? सामाजिक आधार। क्या है सामाजिक विभाजन? सामाजिक विभाजन जो अधिकांश जन्म पर आधारित होता है, और सामाजिक विभाजन अधिकांश पारिवारिक होता है, और सामाजिक विभाजन अधिकांश आर्थिक होता है, सामाजिक विभाजन अधिकांश राजनीतिक होता है। नहीं बच्चों, सामाजिक जो कथन अगर हम बात करें तो समाज जो भेजा है किसके आधार पर? ज़्यादातर क्या होता है? जन्म के आधार पर विभाजित होता है। जो हमारा जन्म जिस घर में होगा, जैसे परिवार में होगा, मेरा उसी तरह गिनती होता है। ये आप समझते हैं ना बात? चलिए, जन्म के आधार पर ही होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? भारत एक विविधतक समुदाय का देश है। सही पूछ रहा है। भारत में धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत लागू है। भारत में धार्मिक सौंदर्यता एवं भाईचारा के सिद्धांत तरजीह दी जाती है। या इनमें से सभी कथन? क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ये सारा चीज़ जो है कथन भारत के संबंध में सही है। भारत एक क्या? विविधता समुदाय। भारत में अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं। और भारत कैसा? धर्मनिरपेक्ष। भारत के जो भाईचारे सिद्धांत के बारे में तरजीह दिया जाता है सभी धर्मों के एक साथ। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या होगा? इनमें से जो सत्ता का साझेदारी होगा सही लाभ क्या होगा? अस्थिरता और आंतरिक जो होती है वो कहल में बढ़ोतरी, या आपका मतभेदों में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर आपका सी है समुदाय के मध्य टकराव में कमी, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा बच्चों इस प्रश्न का, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, या धर्म आधारित भेदभाव को मिटाना, या क्षेत्र आधारित भेदभाव को मिटाना, या भाषा आधारित भेदभाव का। क्या होगा? जो अमेरिका में ये चलाया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन, इसका मकसद था नस्ल आधारित क्या था? भेदभाव को मिटाना। क्या था बच्चों? नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव का मिटाना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका 43। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? उसका जो मतलब जो वास्तविक अर्थ क्या होता है? राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना, या राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी सत्ता का निर्णय का लागू करना, या राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर न्याय करना, या राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने का अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर बच्चों ये जो प्रश्न है आपके एक्स्ट्रा हम दिए हैं, ऐड किए हैं, जो आपके इस एग्ज़ाम में नहीं तो और कहीं आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो इसको आप कर सकते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न हैं, हो सकता है कि संभावना ज़्यादा टफ करेगा तो इस तरह का कथन देके आपको फंसा सकता है। इसीलिए इसमें लगभग हम बहुत सारे प्रश्न को 43 तक हम करा चुके हैं, और इस प्रश्न को आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, आप लोग करके आएंगे। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लगभग आपको 51-52 प्रश्न है, और 43 में आपका कितना आंसर आया, कितना आपका आया क्वेश्चन, मतलब आप जवाब दे पाए हो सही, उसका आप बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर वगैरह एडमिशन ऑनलाइन आप फ्री कोर्स में सुपर कोर्स में ज्वाइन, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्कॉलर जर्नी पूर्णिया के ऑफलाइन हमारी सेंटर है उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो वीडियो है उससे संतुष्ट होंगे, और अगला जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उनका थ्योरी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह हर जो आपका है चैप्टर वाइज चल रहा है। हिंदी का वीडियो आ चुका है, और कुछ दिन आपका जो मैथ है उनका आ जाएगा। फिर हिस्ट्री का लगभग 4 वीडियो हम जो है MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको अपलोड कर दिए। अभी आपका पॉलिटिकल चल रहा है, फिर आपका ज्योग्राफी आएगा, फिर साइंस का आएगा। इसी तरह आपका हर एक टॉपिक जो यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाएगा। बस आप ईमानदारी से हमारे सारे जो है वीडियो को उनको अच्छे से देखना है और नोट बनाना है बेहतर ढंग से, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन वगैरह और तैयारी की टिप्स ट्रिक भी बताई जाएगी, कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाना है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।